सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एनसीईआरटी टीचिंग में। और आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये टर्म 2 के सिलेबस में इंक्लूड है इस साल। इससे पहले क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी में पूरे ईयर का एक ही सिलेबस होता था और उसका फाइनल एक सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस साल सन 2020, 21, 22 में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं कोविड की वजह से। सिलेबस में काफ़ी रिडक्शन भी होता है, अलग अलग तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इस साल का ये स्टेप है जो अभी करंट सेशन चल रहा है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में एग्जामिनेशंस हो रही हैं। टर्म 1 की एग्जामिनेशंस सभी क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो टर्म 2 का ये चैप्टर है नंबर 15 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आइए इसकी बात करते हैं। और शायद ये मेरे चैप्टर नंबर मुझसे गलत हो गया है, ये 13 नंबर चैप्टर है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। वाई फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल। तो फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता क्यों है, क्यों वो ज़रूरी है इन प्लांट्स। आप क्लास 7 से पढ़ रहे होंगे या उससे पहले से पढ़ रहे होंगे। अगर आप प्रॉपर साइंस की बात करें तो आप क्लास 7 में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वहाँ पे आपने देखा था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उससे अपना फूड खुद बना सकते हैं। फूड को खुद बनाना और फूड को खुद नहीं बनाना, ये दो टर्म समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो अपना फूड खुद बना सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है फॉर प्लांट्स। और किसी के पास भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें मैं प्लांट्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, उसमें बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, एल्गी भी आ जाएंगे। तो ये है अपना फूड खुद बनाना, ऑटोट्रॉफ। प्लस अपना फूड खुद बनाने के बाद में, यानी कि आफ्टर डूइंग फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स शुगर्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उसको न सिर्फ वो खुद यूज़ करते हैं प्लांट्स, बल्कि अपनी बॉडी में वो स्टोर भी कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। और उसको फिर एनिमल्स या अदर क्रीचर्स खा सकते हैं, मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो अदर क्रीचर्स आपने पढ़े होंगे क्लास 7 में, वो हेटेरोट्रोफ कहलाते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उसके बाद हमने काफ़ी बार रिवाइज कर रखा है इस चीज़ को। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम चैप्टर क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। आई होप कि ये सभी को क्लियर होगा कि प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन बैक्टीरिया या फिर जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, स्टोर करते हैं, और अदर क्रीचर्स अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं। और वो क्रीचर्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट नहीं करते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स, जो मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, वो कार्निवोर्स भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। आई एम श्योर कि आपने ये इकोलॉजी में पढ़ लिया होगा क्लास 10th में। जब आप 11th क्लास बायोलॉजी आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा ये। कि आपको फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो एक लायन है, वो गोट को खाता है अपने फूड के लिए। तो हम ये सोचेंगे कि वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो गोट पे डिपेंड करता है। लेकिन गोट खुद अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो गोट भी नहीं होगी, गोट नहीं होगा तो लाइन वो उसको एज फूड नहीं खा पाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ऑल फूड ऑन अर्थ जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफियर बाई ग्रीन प्लांट्स। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, आई एम श्योर कि आप सब अवेयर होंगे, हम आगे इसका रिएक्शन भी देखेंगे, जिससे न सिर्फ फूड बनाते हैं प्लांट्स, बल्कि ऑक्सीजन गैस एज बाय प्रोडक्ट वो रिलीज़ भी करते हैं। और इवन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो आज हम ऑक्सीजन देख पा रहे हैं 21% या जितनी भी है, इनिशियली जब हमारी अर्थ बनी थी तब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं था। जी हाँ, अगर आपने सोशल साइंस में या जियोग्राफी में कहीं पे अगर थोड़ा भी सुना होगा प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस में, तो उस वक्त ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस था जिससे शुरुआत में ऑक्सीजन इस अर्थ पे आई थी। तो उसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा एवोल्यूशन का। बट हाँ, फोटोसिंथेसिस कई मामलों में बहुत यूनिक प्रोसेस है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री बिजनेस के लिए या फिर कुछ भी कुकिंग वगैरह करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। और फिर उनको रॉ मटेरियल्स को हम एक प्रोसेस से पास होते हैं, उसके बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जी हाँ, तो फोटोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है जो हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स में होती है, वो कंप्लीट हो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो है रॉ मटेरियल। तो सबसे पहली बात है क्लोरोफिल, यानी कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। जो प्लांट आपको ग्रीन दिखते हैं मतलब ग्रीन प्लांट्स, प्लांट वर्ड
सुनते ही माइंड में ग्रीन वर्ड ज़रूर आता होगा। तो हाँ, वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। किस काम के लिए? अगर आपको थोड़ा सा भी अवेयरनेस हो, पुराना आपको याद हो, तो सनलाइट की हेल्प से प्लांट ये कर पाते हैं। तो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है एक्चुअली। सनलाइट ऑफ कोर्स, तो सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। इफ देयर इज़ नो सनलाइट देयर कैन बी नो फोटोसिंथेसिस। तो हाँ, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, जो कि 0.03% है एनवायरनमेंट में, वो चाहिए होती है। और फोटोसिंथेसिस का एम, उसको परफॉर्म करने का जो एम है प्लांट्स का, वो यही होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करे फ्रॉम एनवायरनमेंट और उसको ग्लूकोज, शुक्रोज या स्टार्च जो भी वो बनाते होंगे एज फूड, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दे। ये एम होता है। तो यस, वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ थिंग जो है वो है वाटर। जी हाँ, ग्राउंड वाटर, आपने काफ़ी बार सुना होगा ग्राउंड वाटर के बारे में। वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स, क्लास 7 में पढ़ा होगा। वाटर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में। तो वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है, इसको रूट्स एब्जॉर्व करती हैं। रूट्स बाय द वे प्लांट का वो पार्ट है जो वाटर को एब्जॉर्व करता है फॉर प्लांट, फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो वो ग्राउंड वाटर को ही एब्जॉर्व करता है। तो यस, वी नीड ऑल दिस। और ये किस तरीके से हमको चाहिए होते हैं, इनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, मैं आगे पूरा डिस्कस करूँगा। तो एक एक करके इनके बारे में और बात भी की जाएगी। तो ये रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। जोसेफ प्रिस्टले, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। आप अगर अपनी 11th बायोलॉजी NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो शुरुआत में छोटी सी हिस्ट्री बता रखी है, जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के आप बीच में आपस का कुछ रिलेशन दिखा रखा है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये वो साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्टली। और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए, आप सीधा डायग्राम पे ही अगर फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बेल जार, मैंने आपको रियल फोटो पे पुरानी स्लाइड, पिछली स्लाइड में दिखाया था। तो एक जार में एक चूहे को रख दिया है। हम खुद समझदार हैं कि अगर इसको जार को ऐसे ही रखा गया काफ़ी समय तक, तो जो माउस है उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा, मतलब उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इन शॉर्ट। और अगर हम साथ में कैंडल भी जला के रखें, या फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं, चूहे को हटा करके। बाय द वे, आप कैंडल को जला के रख लीजिए, उसके ऊपर ऐसे आप कैप कुछ ढक्कन से रख देंगे, ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि आप उसको देख सकें। थोड़ी देर में वो कैंडल बुझ जाती है, अगेन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही केसेस में सेम चीज़ है। दोनों को साथ में रख देंगे तो कैंडल जल्दी बुझ जाएगी और चूहा भी जल्दी मर जाएगा। और अगर साथ में आप एक प्लांट रख देंगे तो वो काफ़ी समय तक सनलाइट में, बाय द वे, वो कैंडल भी जलती रहेगी और चूहा की डेथ भी नहीं होगी, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करेगा और उसके बाद में एज ए रिजल्ट वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और ये जो चूहे की डेथ हो रही थी या जो कैंडल बुझ रही थी, वो ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी इन द एयर की वजह से हो रहा था, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको कुछ चीज़ें प्रूव करके दिखाता है कि यस, प्लांट्स डू रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से इजीली। हिस्ट्री, अब आप, क्योंकि आपको लॉजिक पता है, आपको प्रोसेस पता है, आपको काफ़ी अवेयरनेस है, तो आप इजीली उस हिस्ट्री के इस एक्सपेरिमेंट को समझ पाएंगे। इसमें दिखाना है प्लांट रीस्टोर द इंजर्ड एयर। इंजर्ड एयर मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन है, जो इंजरी क्या हो गई एयर में कि ऑक्सीजन कम हो गई है। तो फिलहाल मैं आज उस प्रोसेस पे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा, इसलिए मैं इसको जल्दी से स्किप करूँगा। आप इसको पढ़ सकते हैं बुक से। ये वो एक आइकॉनिक रिएक्शन है, आई एम श्योर आप सबने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको मिलेगा। बहुत ही आइकॉनिक ये रिएक्शन है। 6CO2 12H2O C6H12O6 6H2O 6O2। जी हाँ, 6CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी नॉट सॉरी ऑक्सीजन, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज का ये फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है, गैलेक्टोज का भी यही है। तो इसको एक बार कार्बोहाइड्रेट मान लेते हैं। देन 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। बट यहाँ ये एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स और थिंग्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी सेल के सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है फोटोसिंथेसिस का। ये हमको ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम ग्राउंड वाटर, और इसको एब्जॉर्व करती है रूट्स और जाइलम के थ्रू वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है। लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, उसके बाद में उस सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किसी और रिएक्शन के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कार्बन दिखेगा, ऑक्सीजन दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आया, वो आया वाटर से। तो वाटर में से अगर हाइड्रोजन चला गया, आप सिंपली इसको ऐसे भी देखिए, तो ये देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपको यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें वाटर में से तो हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा H2 वगैरह दिखाया वो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आप ये और भी सिंप्लीफाइड करके लिख सकते थे, इसको 6H2 लिख देंगे तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, पर उससे ये जो रिएक्शन है वो मिसलीडिंग हो जाती है। मिसलीडिंग इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आता कि ये जो 6 ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकली है या फिर वाटर से निकली है। तो इस तरीके से ये एक अच्छे से वेल बैलेंस रिएक्शन आपको मिलती है, जिससे आप ये श्योर हो पाते हैं कि ये जो 6 ऑक्सीजन है ये वाटर से ही निकली है, क्योंकि 12 H2O में 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और 6 O2 में भी 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। खैर इसकी बात मैं थोड़ा सा और बात में करूँगा। फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन इज रिलीज, अच्छा चलो ये क्वेश्चन सामने आ ही गया। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? फ्रॉम वाटर बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो शुगर हम खाते हैं, जो फूड बनता है प्लांट में, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं और हाइड्रोजन वाटर से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और ये किस तरह से हम श्योर हो पाते हैं, फ़िलहाल ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। अगर आप इसको समझना चाहें वेल एंड गुड, कोई नेसेसरी नहीं है। आइसोटोप्स अगर आपने पढ़े हो केमिस्ट्री में या साइंस में पहले भी, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है और नंबर सेम होता है। इन शॉर्ट उनके प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है, इससे उनका वेट कम ज़्यादा हो जाता है। तो 18O का मतलब हो गया, 18O का मतलब होता है ऑक्सीजन का आइसोटोप। एक्चुअली ऑक्सीजन में 16 उसका एटॉमिक मास होता है। फिर ये आप केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। तो ऑक्सीजन 18 का मतलब हुआ ऑक्सीजन का हेवी आइसोटोप। और ये आइसोटोप का यूज़ क्या होता है कि आप इसको ट्रेस कर सकते हो। मतलब ऑक्सीजन जो है, या केमिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे, ट्रेसर एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। अगर जब भी आप आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं तो आइसोटोप्स को किसी भी केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस में आप ट्रेस कर सकते हो कि वो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ गया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपके पास में वाटर में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो पता कैसे लगाएंगे कि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, जो प्लांट रिलीज़ कर रहे हैं, और आई थिंक ये प्रॉपर्टी तो आपको बचपन से ही अवेयरनेस होगी कि भाई प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलती है। आई थिंक ये सबको पता होगा, चाहे वो क्लास 11th बायोलॉजी में हो चाहे वो ना हो। तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। एक में वाटर के ऑक्सीजन को लेबल कर दिया, लेबल मतलब हैवी वाला आइसोटोप यूज़ कर दिया, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड वाले को। और उसका एंड रिजल्ट देखा तो जब आपने वाटर को लेबल किया तो आपको ऑक्सीजन लेवल मिली, जब वाटर को लेबल नहीं किया ऑक्सीजन लेवल नहीं मिली। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये पता लगाने का कि वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन आई है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। आप जिस भी एक्सपेरिमेंट की डिटेल में जाना चाहें, काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मैं क्लास 11th बायोलॉजी को कंसिडर करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आइए बात करते हैं आगे। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ? तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं तो कोई भी स्टूडेंट ये आंसर जरूर दे देगा कि सर वो प्लांट्स में होता है। तो ये एक हमको अवेयरनेस है, और क्लास 7 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स में वो लीव्स में होता है, या मैं बोलूँगा ग्रीन प्लांट पार्ट्स में होता है। कई बार हो सकता है कि लीव्स ग्रीन ना हो, पर मैं जनरल अगर बात लेकर के चलूँ तो हाँ, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस मैं पूरे को पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको आगे ले चलूँगा और विजुअल्स से इसको मैं आपको क्लियर करने की, समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एक प्लांट का एक डायग्राम बना हुआ है। उसमें लीफ को अगर हम कट करके देखें तो इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। लीफ की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो शायद क्लास 9th में आपने टिश्यूज़ पढ़े होंगे, तब थोड़ा बहुत आपको उसका एक आइडिया मिला होगा। ये 100% आपको क्लास 11th में जो आपने लीफ, जो प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर है यूनिट नंबर 2 में, उसमें मिला होगा। टर्म 2 में जहाँ तक मुझे आइडिया है, थोड़ा बहुत सिलेबस डिलीट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फोटोसिंथेसिस का पार्ट ना है, नहीं है, आप लोग भ्रमित ना हो, डरे नहीं। एक थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको काम आएगा इस चैप्टर को समझने में, प्लस नीट के जो क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑफकोर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो समझ पाएंगे। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मतलब ये लीफ की स्किन है ये। और हम चाहे लीफ की स्किन की बात करें या ह्यूमन स्किन की बात करें, मैं कहूँगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, आपको हमेशा वो सेल से ही बनी हुई दिखाई देगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, आप 11th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं टर्म 1 में। तो ये है। और ये कुछ और सेल्स हैं जो काफ़ी ग्रीन ग्रीन सी दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन इसमें डॉट्स दिख रहे हैं। जी हाँ, इन सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये वास्कुलर बंडल की सेल्स है, जाइलम और फ्लोएम। ये भी मैं क्योंकि इसका
पार्ट नहीं है, लेकिन आपने कई बार पढ़ रखा है, क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने कि प्लांट्स में जो लिक्विड्स का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है, वो जाइलम से होता है, और फूड का जो फ्लो होता है वो फ्लोएम से होता है। तो ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की, रेड वाला पार्ट है वो जाइलम है, ब्लू वाला फ्लोएम इसमें इंडिकेट कर रखा है। तो ये वास्कुलर बंडल है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, कुछ स्टोमेटाज आपको दिखने को मिल जाते हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में, यानी कि स्किन में, लीफ की जो स्किन होती है उसमें कुछ होल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वेल रेगुलेटेड होते हैं, और वो गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का इन आउट को या कार्बन डाइऑक्साइड के इन आउट को कंट्रोल करते हैं। खैर फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेंगी ये मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं आप देख सकते हैं, और नाम भी समझ रहे होंगे, मीसो मीन्स इन बिटवीन, बीच में, और फिल मतलब जो है लीफ से रिलेटेड, तो लीफ के बीच में जो सारी सेल्स भरी। और आपको पता है कि हमको ये लीव्स ग्रीन क्यों दिखती हैं, इन मेजोफिल सेल्स की वजह से। इन मेजोफिल सेल्स में जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स है, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, आपको छोटे 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 ग्रीन डॉट्स दिख रहे होंगे इसमें मेजोफिल सेल्स में। ये जो छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, तो मैं आपको एक सेल बना के दिखाया था, अलग से दिखाया था, प्लांट सेल, हालांकि आप पढ़ के आ ही चुके हैं। तो इस तरीके की प्लांट सेल दिखती है, चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ाई होगा सेल्स के बारे में। तो इसमें ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, एक सेल ऑर्गेनली है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और प्लांट सेल में ये मोर देन वन काफ़ी हो सकते हैं, आपने देखा होगा, इससे पहले वाली स्लाइड पर दिखाया था आपको। तो ये जो मेजोफिल सेल है, इसमें ये जो छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखा रखे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, तो मेजोफिल सेल्स की वजह से ही ये लीव्स हमको ग्रीन दिखाई देते हैं, और इन मेजोफिल सेल की वजह से जो लीफ ग्रीन दिखती है, इसी वजह से पूरा प्लांट ही हमको ग्रीन दिखता है। तो प्लांट का जो ग्रीन आइकॉनिक कलर है वो हमको दिखाई देता है बिकॉज ऑफ लीव्स, और लीव्स में भी मेसोफिल सेल्स की वजह से। और इनके भी अलग अलग नाम है, फिर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। जैसे ये इसको पेलिसेड पेरेन्काइमा बोलते हैं, या पेलिसेड, इसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि स्पॉन्जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे लूजली पैक्ड है। और अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहें तो आप देखना, किसी भी ट्री की अगर आप लिप देखेंगे, बरगद की, पीपल की, नीम की, तो आपको ऊपर साइड, जो अपर साइड है वहाँ से थोड़ा डार्क दिखेगी, और लोअर साइड से लाइट ग्रीन दिखेगी, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स लूजली पैक्ड होती है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी लूजली पैक्ड, तो वो थोड़ा लाइट ग्रीन दिखती है, ये रीज़न है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रासेस में, शुगर केन में, कॉर्न में देखेंगे तो लीफ दोनों तरफ से सेम दिखेगी, क्योंकि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, उसमें पूरी तरीके से ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ये एक ट्री की बात हो रही है, तो ये एक प्लांट सेल है। आई होप कि आप सबको अवेयरनेस होगी प्लांट सेल के कौन कौन से सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा, जैसे कि अर्जुन का आपने स्टोरी सुनी होगी, जब उसको लक्ष्य का भेद करना था तो उसकी नज़र थी सिर्फ चिड़िया की आँख पर, उसी तरीके से हमारी नज़र रहेगी आज इस क्लोरोप्लास्ट पर। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली है जो लीफ मेसोफिल सेल्स में मिलता है, और नॉर्मली जब से हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ना शुरू करा है, चाहे वो 8 साइंस हो, चाहे वो 9th का साइंस हो, जब भी हमने प्लांट की बात की होगी, इवन आप 11th साइंस बायोलॉजी भी पढ़कर आ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट एक माइंड में एक आइकॉनिक एक सेल ऑर्गेनली है जो स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स में ही मिलता है। इसी की वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं, मैं इन जनरल ऐसा बोल सकता हूँ। तो हम यहाँ तक एक बार आने के बाद थोड़ा सा डिस्कस फिर कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। तो अब मैं बोल देता हूँ इन क्लोरोप्लास्ट। अब आप अपने आप समझ जाइएगा, जब मैं बोल रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट तो मेरा मतलब होगा मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट, फिर वो सेल्स लीफ सब आ गई। तो प्लांट में जो सेल ऑर्गेनली है वो है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 8 में उसको पढ़ के ही आए होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा अवेयर कर लें अपने आप को क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है। तो आपको दिखेगा आउटर मेम्ब्रेन, या पे एनवेलोप लिखा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में आपको दिखेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड या जो भी कंपोनेंट्स भरे होते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और उसके अलावा हमको दिखता है मेम्ब्रेन का एक सिस्टम, जिसमें आपको काफ़ी सारे स्टेक्स दिख रहे होंगे, कॉइन्स के स्टेक जैसे। जी हाँ, इन स्टेक्स को बोलते हैं हम ग्रेनम या प्लूरल ग्रेना। और इसमें जो एक ये कोइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड जो है वो, अगर मैंने वर्ड यूज़ किया कोइन, पर कोइंस जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं और काफ़ी सॉलिड होते हैं, अंदर से वो फिल होते हैं। लेकिन जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो, उनमें एक कैविटी होती है, वो होलो होते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट स्किन होती है, उनके अंदर भी लिक्विड भरा होता है, और अंदर की कैविटी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो थोड़ा ऐसा, जैसे आपने होली में बलून्स अपने यूज़ किए होंगे, कलरफुल अपने पानी वाटर भरा होगा बलून्स में, तो बलून की स्किन को अगर आप थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन इमेजिन करोगे तो उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड वाटर है वो ल्यूमेन को इंडिकेट करेगा, ऐसा कुछ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। तो मैं फिर से अपनी बात पे फिर आ जाता हूँ, कहाँ होता है
फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स। और हमने जो बात की थी रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, जिसमें आते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ मिलता है। हमने ये तो बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है तो मेसोफिल सेल भी ग्रीन दिखेगी, लीव्स भी ग्रीन दिखेंगी, प्लांट्स भी ग्रीन दिखेंगे। और मेसोफिल सेल में जो सेल ऑर्गेनली हमको ग्रीन दिखता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ मिलेगा हमें ग्रीन पिगमेंट? जी हाँ, वो मिलेगा आपको थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। जी हाँ, आउटर एनवलप में नहीं मिलेगा, इनर एनवलप में नहीं मिलेगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रोमा में आपको वो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। तो अब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइए, क्लास 11th के सिलेबस पे आ जाइए। फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो आपको मिलेगा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। और बात की जाएगी इसके बारे में, चलते हैं आगे। तो ये देखिए इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, पर फिर भी मैं इसको डिस्कस जरूर करूँगा, आगे काम आएगा इस वजह से। अगर आप थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन देखेंगे, ये है वो मेम्ब्रेन। यहाँ पे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन थोड़ी सी और मैग्नीफाई करके दिखाई गई है, तो आपको बहुत सारे इसमें ये भरे हुए बंच से दिखेंगे। एक्चुअली ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। आई एम श्योर कि आपने बायो मेम्ब्रेन्स भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में, कि वो लिपिड्स एंड जो है प्रोटीन मोलिक्यूल्स की बनी होती है। तो ये जो मैं फिर बना देता हूँ, जो रेड कलर का यूज़ करके मैं ये लाइनिंग बना रहा हूँ, ये देखिए, ये वो लिपिड की फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है इस तरीके से। ये देखिए ये, और ये जो कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो है अलग अलग से स्ट्रक्चर दिखा रखी हैं, ये वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो हमको 4 टाइप के मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइप के दिखा रखे हैं, मैं 4 टाइप की क्यों बोल रहा हूँ, आप इनको बाकी को भूल जाइए, मैं सारा कनेक्शन बताऊँगा आपको एक एक करके। तो हमें 4 टाइप के मिलते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और ATP सिंथेसिस। बस यहाँ पे LHC1 और LHC2 दिया है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि LHC2 जो होता है वो फोटो सिस्टम 2 से कनेक्टेड होता है और LHC1 जो होता है वो फोटो सिस्टम 1 से कनेक्टेड होता है। फिलहाल 4 मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतने सारे प्रोटीन दिखा रखे हैं, ये तो छोटा सा पार्ट है ग्रेना का या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। लेकिन टाइप अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो हमको 4 ही टाइप मिलते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1 एंड ATP सिंथेसिस। बस इन 4 की हम बात करेंगे आगे। चलते हैं आगे। और ये भी इतना कोई रिक्वायर्ड डायग्राम नहीं था, मैंने फिर लिया क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे, मैं फिर से पुरानी स्लाइड पे आता हूँ। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में हमको मिलता है क्लोरोफिल, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में हमको कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, जैसे कि फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन्स की मैक्रोमोलिकुलर असेंबलीज होती है, और इनमें हमको मिलता है क्लोरोफिल। टू बी वेरी ट्रू, क्लोरोफिल अगर आपको ढूंढना हो तो वो मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको ग्रेना में। ग्रेना में कहाँ मिलेगा? थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड में उसके मेम्ब्रेन में, और उसके मेम्ब्रेन में भी वो रेंडमली डिस्पर्स नहीं होते। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको वहाँ मिलेंगे। और मैं क्लियर करूँगा इस चीज़ को, आगे चलते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कुछ आपको ऐसा दिखता है, फिलहाल मुझे नहीं ऐसी ज़रूरत होगी। ये इतना जो चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। खैर छोड़िए इस चीज़ों को। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसा प्लेट की तरह से लटके रहते हैं उसमें फोटोसिस्टम में। इतना फिलहाल जरूरी नहीं है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब मेन बात है, तो हमने लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल थोड़ा सा क्लियर करा। वो आपको क्लोरोप्लास्ट में, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 में मिलेगा, जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। आई एम श्योर कि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट रिएक्शन है उसको 2 कैटेगरीज में या में डिवाइड किया गया है, मतलब लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। पर ये कोई सिंगल रिएक्शन नहीं, मैं फिर आपको बताता हूँ। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ये भी एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है, मतलब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, ऑफकोर्स वो होती है, और वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। और क्लोरोप्लास्ट के जो तो 2 मेजर कंपोनेंट है, अगर हम आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को छोड़ दें तो हमको 2 मेजर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। जी हाँ, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। बिल्कुल सिंपल है, मैं और समझाऊंगा आपको अच्छे से। थोड़ा एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, तो अब अगर क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से बनाएंगे, ये एक सिंबल है, ये इट्स नॉट वैसा क्लोरोप्लास्ट नहीं जैसे आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट बना दिया है ग्रेना का, देखिए ग्रीन ग्रीन से बना रखा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि हाँ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हमको मिलता है क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल का एक छोटा सा स्फीयर भी बीड से बना रखा, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और सनलाइट यहाँ पे फोटोन भी लिखा हुआ है,
आई एम श्योर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये पढ़ ही लिया होगा कि लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं, और अगर उसी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो उसको लाइट वेव्स बोलते हैं। क्या लाइट सनलाइट गिरती है क्लोरोफिल पे, तो सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 में। और जब सनलाइट गिरती है तो कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, और उसमें जो भी कुछ होता है उसे डिस्कस कर लिया जाएगा। उसमें बनता है ATP एंड NADPH। जी हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आई एम श्योर आपको ये आपने सुनी रखा होगा इसके बारे में, क्लास 10th में भी सुना होगा, 11th जब आपने सेल्स पढ़ी तभी सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि वो ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ATP बनाते हैं। तो हाँ देखिए यहाँ पर भी ATP बन रहा है। NADPH, आई थिंक ये आपको थोड़ा सा नया मॉलिक्यूल हो सकता है, इसका भी काफ़ी लंबा चौड़ा सा नाम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ऐसा कुछ नाम होता है इसका, खैर छोड़ते हैं उस चीज़ को। तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं लाइट रिएक्शन में, और उसके बाद में डार्क रिएक्शंस होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। मैं ये भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। खैर मैं बता देता हूँ, छोटी सी बात है। सनलाइट जब प्लांट पे गिरती है, सनलाइट जब क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचती है, सनलाइट जब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन तक पहुंचती है, ये मैं कहूँ कि सनलाइट जब क्लोरोफिल पे गिरती है, जो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में प्रेजेंट होते हैं, जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं, तब होती है लाइट रिएक्शन, और उससे बनते हैं ATP एंड NADPH। जी हाँ, ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन के बाद में। और इन प्रोडक्ट का यूज़ करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बना लेते हैं शुगर्स। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस का एम है शुगर्स को बनाना, और हमारा भी इंटरेस्ट उसी में है, क्योंकि हमारे लिए वो फूड है। वी ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स, मैनी क्रीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो रिएक्शंस है, इसमें हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट तो यूज़ हो रहे हैं, बट लाइट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो शुरुआत में इनको नाम दे दिया डार्क रिएक्शंस। जी हाँ, लाइट में अगर ATP एंड NADPH बन रहे हैं, जिसमें यूज़ आ रहा है क्लोरोफिल, सनलाइट, और उसके साथ में ग्राउंड वाटर, जिसको लूट कर करती है, वो यूज़ आया, तो इसको हमने बोल दिया लाइट रिएक्शन हो रही है। देखिए, और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं ATP एंड NADPH, इनको यूज़ करके, और प्लस ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, उसको हम नहीं बोल सकते, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रॉ मटेरियल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बन जाती हैं शुगर्स, और जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते थे, ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताया। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया, डिस्कवर किया कि हाँ, डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और लाइट की डायरेक्टली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके एंजाइम्स जो होते हैं, जी हाँ, आई एम श्योर आपको एंजाइम्स भी पता होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ी ली होंगे। तो एंजाइम्स जो होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, मैं बोलूँगा कैटलाइज करते हैं। तो वो एंजाइम्स जो है वो लाइट में ही एक्टिवेट होते हैं, तो इनको डार्क रिएक्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो डार्क में हो नहीं सकती हैं, चाहे उससे वो लाइट पे डिपेंडेंट ना हो। और दूसरा, ये तो आप जानते ही होंगे कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो थोड़ा बहुत लाइट से रिएक्शन कनेक्शन तो है, तो इसलिए इनको लाइट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करना थोड़ा ठीक रहेगा। तो आप चाहे लाइट रिएक्शंस बोलें, डार्क रिएक्शन बोलें, कोई इशू नहीं है, या आप इनको बोल सकते हैं लाइट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन कार्बन रिएक्शन, जो भी आप बोलें, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। तो ये इसका एक सिंबलिक इजी वे में रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको दिख रहा होगा। क्लोरोप्लास्ट को 2 पार्ट में ऐसे कोई पार्ट होते नहीं है, सिर्फ ये जो स्टडी के लिए ऐसे बना दिए हैं। तो ये इतना पार्ट जो येलो कलर का बना रखा है, वो लाइट रिएक्शन को दिखाता है। लाइट, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, उसमें क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल। तो सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, वाटर का यूज़ होगा, वाटर स्प्लिट होकर के ऑक्सीजन बनाएगा, जो हमारे काम आती है। और लाइट रिएक्शन में हमको मिल जाएंगे ATP एंड NADPH, जिनका यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में, या मैं बोलूँगा कार्बन रिएक्शन में, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, और उससे मिल जाएंगे हमको शुगर्स, जो एम है फोटोसिंथेसिस का। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इजी डायग्राम है, जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस की समरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, वही समरी जो हमने यहाँ बताई। अब आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड कार्बन रिएक्शंस। नाउ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे, और क्लोरोफिल का थोड़ा सा आपको रोल समझ में आया होगा कि उसका रोल होता है सनलाइट को ऑब्जर्व करना। मैं आपको फिर से एक वार्न कर देता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस इसमें कवर करूँगा,
और अगर देखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबा होता तो फिर मैं सिर्फ लाइट रिएक्शन को कवर कर छोड़ दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डार्क रिएक्शन को या फिर कार्बन रिएक्शन को करने की कोशिश करूँगा। तो क्लोरोफिल का रोल आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, टू एब्जॉर्ब सनलाइट और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूजेबल बनाना। तो उसके बाद में क्या होता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो सिर्फ ग्रीन नहीं होती है, आपने कई बार देखा होगा लाइट ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन होती है, और ऑटम आता है, पतझड़ आता है, तो वो आपको येलो ऑरेंज भी दिखाई देती होगी। तो आप बोलेंगे कि ये येलो ऑरेंज क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पहले ग्रीन कलर इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता है कि आप उस येलो और ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही पतझड़ में या ऑटम में थोड़ा सा क्लोरोफिल कम होता है लीव्स में, तब आपको वो थोड़ा सा येलो और ऑरेंज कलर दिखता है। तो वो भी कुछ पिगमेंट होते हैं, येलो जो होते हैं उनको ज़ेंथोफिल्स बोलते हैं, और ऑरेंज जो होते हैं उनको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। और ऐसे क्लोरोफिल भी 2 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और उनके कुछ कलर्स भी दिखा रखे, देखिए ब्राइट ब्राइट ग्रीन, येलो ग्रीन। तो कहने का मतलब हुआ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट एक्सपांड हो गया। अभी तक हम ऐसा बोल रहे थे कि क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है लाइट रिएक्शन के लिए, अब मैं बोलूँगा इन सभी पिगमेंट्स की ज़रूरत होती है। पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्व कर सकते हैं, इन शॉर्ट। तो आगे चलते हैं, आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा आपको। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज आ गया है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया क्लोरोफिल भी मिलता है। क्लोरोफिल सी एंड डी भी मिलते हैं। आपने अगर प्लांट डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम, तो आई एम श्योर आपको जब आपने एल्गी पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लोरोफिल सी फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, और क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में पढ़ा होगा। तो क्लोरोफिल के काफ़ी टाइप होते हैं। फिलहाल ए और बी की बात हो रही है। तो ये ए जो है वो चीफ पिगमेंट है, और इसमें लिखा हुआ है ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूँगा। ये देखिए स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमारी जो सनलाइट है वो, उसमें अलग अलग तरीके की लाइट होती हैं। आपने रेनबो के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। इसके अलावा जो हम देख पाते हैं लाइट को, जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, उसकी कुछ रेंज होती है वेवलेंथ की। अगर आप वेवलेंथ, एक फीचर होता है वेव्स का, उससे आप परिचित हो, फिजिक्स वगैरह पढ़ा हो, तो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एक मेजरमेंट है वेवलेंथ का, या फिर 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ होती है, मतलब 400 से ज़्यादा और 700 से कम, तो कितनी भी हो सकती है? 400, 410, 510, 550, 650, 680, 700, जितनी भी, वो हम देख सकते हैं हमारी आंखों से। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे बना हुआ भी है, देखो 400 से लेकर 700 तक का स्पेक्ट्रम बना हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसी कोई वेव अगर हुई जिसकी वेवलेंथ 400 से कम हुई तो, और ऐसी कोई वेव हुई जिसकी वेवलेंथ 400 से ज़्यादा हुई तो, होती है, बट हम उनको अपनी आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। 400 से जो कम वेवलेंथ की वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अलग अलग उनके नाम होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी वेवलेंथ कितनी है। और इसी तरीके से 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ की जो रेज होती हैं या वेव्स होती हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अलग अलग नाम होते हैं। आई एम श्योर आपने नाम जरूर सुने होंगे। तो ये फिलहाल ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। बात ये कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट उस पूरी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है तो हमको ब्लैक दिखता है, अगर पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट दिखता है तो वो शाइनी वाइट दिखता है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्व कर लिया और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो हमको ग्रीन दिखता है। जी हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट आपको जिस भी कलर का दिखता है, एक्चुअली वो उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्व नहीं करता है। तो प्लांट अगर आपको ग्रीन दिखता है, इसका मतलब वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्व नहीं करते हैं। एब्जॉर्व को ब्लू एंड रेड लाइट को करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था एक टेक्निकल टर्म ऊपर लिखी हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ग्राफ बने हुए हैं, और ये ग्राफ किस चीज़ के हैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो किस वेवलेंथ पर क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट है, ये देखिए वो कितना एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसका एक ग्राफ है। तो ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, आप अपने फिजिक्स टीचर की हेल्प ले सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ग्राफ रीड करना तो आता ही होगा। तो आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए देखिए डार्क ग्रीन दिखा रखा है, क्लोरोफिल बी लाइट ग्रीन दिखा रखा है, और कैरोटीनॉइड्स ये येलो कलर का ग्राफ दिखा रखा है। तो 3 ग्राफ दिखा रखे हैं। ये आपको लगभग एक जैसे सेम सिमिलरिटी में दिखेगी। डिफरेंस क्या दिखेगा कि किसी में तो आपको मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यहाँ दिखेगा 400 के थोड़ा यहाँ पे
किसी में थोड़ा सा इधर 500 के आसपास दिखेगा, किसी में आपको 700 के आसपास दिखेगा, तो किसी में 680 के आसपास दिखेगा। तो ये कुछ डिफरेंस हो, कैरोटीनॉइड का थोड़ा अलग दिखेगा। मतलब कि सारे के सारे ही पिगमेंट, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, चाहे क्लोरोफिल बी हो, चाहे वो इसमें जो बता रखे कैरोटीनॉइड्स हो, एब्जॉर्व करेंगे और वो लाइट को ही एब्जॉर्व करेंगे। और वो 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में और 600 से 700 नैनोमीटर के बीच में, जहाँ पे हमको ब्लू एंड रेड लाइट मिलती है, वहीं एब्जॉर्व करेंगे, ग्रीन वाला पार्ट ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ऐसा कुछ है, तो वो सिमिलरिटी है, बस ये कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसका भी एक रीज़न है, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कि जितने भी वेरिएशन ऑफ पिगमेंट्स होता है तो उससे हमको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ती है। खैर, तो ये इनके ग्राफ हैं जो बताते हैं कि कौन सा पिगमेंट कब और कैसी लाइट को एब्जर्व करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जी हाँ, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम प्लूरल सिंगुलर वाला चक्कर है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कौन सा पिगमेंट सनलाइट को कहाँ एब्जर्व करता है। अब आप देखिए कि सनलाइट को ऑब्जर्व करा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में, मान लो कि ब्लू एंड रेड लाइट के जोन पे, और सनलाइट को ऑब्जर्व करके पिगमेंट करेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को हमने धूप में रखा, सनलाइट में रखा, और प्लांट ने सनलाइट को ऑब्जर्व करा। हम अगर उसे मेजर कर पाएँ, इसके लिए काफ़ी टेक्निक्स चाहिए होती है, पर अगर हम मेजर कर पाएँ तो हमको ऐसा ग्राफ मिल गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर डिफरेंट पिगमेंट्स। लेकिन क्या हम देख पाएंगे कि प्लांट ने कब कैसे ऑब्जर्व करा? हम जनरल लाइफ की बात करें तो हमें तो खाली वो फोटोसिंथेसिस करता हुआ दिखाई देगा, वो भी हम देख नहीं सकते। इसका तरीका साइंटिस्ट क्या निकालते हैं कि वाटर प्लांट्स को ले लेते हैं और उसमें मान लो पानी भर दिया और उस प्लांट को धूप में रख दिया, तो आपको क्या दिखेगा? मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपको वाटर बुलबुले उड़ते दिखेंगे, वाटर बबल्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो एंड रिजल्ट होगा कि शुगर बन रही है, वो तो हम देख नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है उसके बुलबुले दिखते हैं। तो अगर आप बैटरी प्लेट में किसी बीकर में ऐसे प्लांट को रख देंगे, जो वाटर प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको डुबो के आपने रख दिया धूप में, तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे और आप उस गैस को टेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में सीखा हुआ कि किसी भी गैस को टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, चाहे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी है, तो ये आप कर सकते हैं। यार इन शॉर्ट मेरी बात ये थी कि आप उससे होता हुआ एक्शन देख सकते हैं। वो जो बुलबुले उठ रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। जी हाँ, और इसमें ये दोनों चीज़ें मैच होती दिख रही हैं। देखिए आप, मैंने एनसीईआरटी से भी सेम डायग्राम लिया है। देखिए ये तो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, आप क्लोरोफिल ए का मैच करके देख लीजिए, वही है। और यहाँ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन और सॉरी एक्शन स्पेक्ट्रम है, ब्लैक वाला जो है एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं किस किस वेवलेंथ पे कितना कितना एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, वो तो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और किस किस वेवलेंथ पे कितना काम करते हैं, यानी कि हमको फोटोसिंथेसिस कितना दिखता है, वो दिखता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और आप ये मान लीजिए कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होगा वो इन सब की हेल्प से बनेगा, सिर्फ क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी की वजह से नहीं, सबकी वजह से। तो आपको सारी रेंज को कवर करता हुआ दिखेगा ग्राफ, आप मैच कर लीजिए। तो ये दोनों ग्राफ जो एक जैसे दिखते हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये इसी से पता लगता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जितनी लाइट एब्जॉर्व हुई उतना काम हो रहा है। तो खैर ये छोटी सी चीज़ थी इस स्पेक्ट्रम के बारे में जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है, तो मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, मैं इस लिखे हुए बिल्कुल नहीं जाऊँगा, सीधा मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने बात करी, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो रिएक्शन भी आ रहा है कि अपने आप एक काफ़ी बड़ी रिएक्शन है। पर यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल हैं, जेंथोफिल्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सारे मिल करके एक क्लस्टर बना लेते हैं। कहाँ पर? अभी देख लीजिए वीडियो बैक करके, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 2 हो या फोटो सिस्टम 1 हो, ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें काफ़ी सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरे फोटो सिस्टम में, मैं आगे वो डायग्राम में क्लियर करूँगा आपको, पूरे के पूरे फोटो सिस्टम में, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें या फोटो सिस्टम 1 की बात करें, किसी भी फोटो सिस्टम में बहुत सारे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे जेंथोफिल्स भी होंगे और कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि 250 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है और 250 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी भी है उसमें। तो इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जिस पर कि लाइट गिरे, सनलाइट गिरे, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फिलहाल आप बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। आप समझे बात को? अब रिएक्शन सेंटर ये वर्ड कई बार आएगा आपको, क्लास 11 बायोलॉजी में आएगा, हायर क्लास में आएगा, कन्फ्यूज़ करेगा थोड़ा सा। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की अगर लाइट गिरती है और उससे किसी एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का, जी हाँ वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होगा, बी सी या कोई और मॉलिक्यूल नहीं होगा, ना ही जेंथोफिल होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। तो खैर
इसकी बात और आगे की जाएगी। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब फोटो सिस्टम पर सनलाइट गिरे, रिएक्शन सेंटर यानी कि एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे गिरी तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बाकी पे गिरी तो क्या होगा? अगर बाकी पे किसी पे गिर गई तो वो अपनी एनर्जी पास वाले मॉलिक्यूल को दे देंगे, वो अपने पास वाले को दे देगा और फाइनली वो रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी पहुंच जाएगी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। जी हाँ। तो जितने भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं, बी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, उन सबका काम यही होता है कि जो है एनर्जी को फाइनली रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाए और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे। इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो हमने LHC पहले एक डायग्राम में आया था ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एक, इसको मुझे बाद में दिखाना चाहिए था। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसका एक डायग्राम है। इसको थोड़ा मैं बाद में लूँगा, अभी फिलहाल इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डायग्राम फिर से बाद में लूँगा, पहले मैं इसकी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता था, वो गायब हो गई क्या? मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ। देखिए, ये काम करते हैं, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने की सोच रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो, तो ठीक है आज अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सिर्फ रिएक्शन सेंटर तक की डिस्कशन पे एंड करता हूँ इस वीडियो को। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे लाइट रिएक्शन या जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है उसको मैं कवर करूँगा, और उसके बाद में मैं डार्क रिएक्शन को या कार्बन रिएक्शन को कवर करूँगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।